हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु। आज हम लोग का इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम से संबंधित जो है विधायिका की क्लास है। आइए देखते हैं कि आज की क्लास में क्या हम लोग को पढ़ना है। तो जैसे कि जिस क्रम में आपको बताया गया था कि ये पांचवी क्लास है, ये 6 यूनिट की क्लास है और इसके अंतर्गत ये विधायिका की जो है ये पहली क्लास होगी। ये भाग 5 वीडियो है इसका। और पिछले क्लास में आपको बताया गया था, आप जो लोग क्लास ना देखे हो देख लीजिएगा, ये वीडियो और अच्छी तरह समझ में आएगा। सरकार के 3 अंक के दौरान जो है हम लोग कार्यपालिका की क्लास को समाप्त कर चुके हैं और आज हम लोग की ये विधायिका की क्लास शुरू होने जा रही है। इसके बाद न्यायपालिका की क्लास शुरू होगी। विधायिका के क्लास के अंतर्गत हम लोग आज जो है संसद की क्लास लेंगे। इसके बाद वाली क्लास में हम लोग जो है राज्यसभा और लोकसभा की क्लास लेंगे। ठीक है, यानी हम लोग की आज की क्लास क्या रहेगी? संसद की क्लास रहेगी। क्लास के दौरान हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लोग पार्लियामेंट के विषय में जानेंगे। याद रखिएगा, 2023 के एग्जाम में पार्लियामेंट से निश्चित ही प्रश्न पूछेंगे। जब कोई राज्य बनता है, टूटता है, कोई नई इमारत बनती है, कोई ऐसा जिसपे जो है बहुत ज़्यादा न्यूज में जो चर्चा का विषय रहता है, उसके विषय में जरूर एग्जाम में आता है। तो आप जानते हैं जो है नए पार्लियामेंट का उद्घाटन 28 मई 2023 को होने वाला है। उससे संबंधित प्रश्न आएगा तो नए पुराने पार्लियामेंट के विषय में पढ़ेंगे। उसके बाद जो है आपका संक्षिप्त विवरण जो इसके पहले भी क्लास में देख चुके थे, राज्यसभा और लोकसभा में क्या अंतर है, संसद संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, उसके बाद संसद संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली और विधेयक संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। उसके बाद पढ़ेंगे विधेयक के प्रकार, साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, जिससे आपके साल भर में प्रश्न आ चुके हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि संसद के अंतर्गत आपके एग्जाम में क्या क्या प्रश्न आ सकता है। सबसे पहले याद रखिएगा, पार्लियामेंट पूछेगा किस अनुच्छेद में है, तो याद रखिएगा जो है 79 आर्टिकल में है, भाग 5 में है और जो है प्रथम भारत का निर्वाचन संसद 6 मई 1952 को हुआ था। आप जानते होंगे संसद कहाँ है? दिल्ली में। और इसके अंतर्गत 3 अंग आते हैं। एक राष्ट्रपति आर्टिकल 52 के अंतर्गत, उसके बाद राज्यसभा आर्टिकल 80 के अंतर्गत और उसके बाद लोकसभा आर्टिकल जो है 81 के अंतर्गत। और अभी हम संसद की चर्चा किए हैं, संसद का आर्टिकल 79 के तहत इसका हम लोग क्लास लेने जा रहे हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में अगर आ जाए कि राज्यसभा की शुरुआत कब हुआ था, तो राज्यसभा की प्रथम संरचना 3 अप्रैल 1952 की हुई थी। और लोकसभा की प्रथम संरचना कब हुआ था? 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। यानी कह सकते हैं कि राज्यसभा बड़ा भाई है जो लोकसभा से 14 दिन बड़ा है। इसीलिए धन विधेयक जब राज्यसभा में जाता है तो 14 दिन के लिए समय दिया जाता है। इसलिए नहीं, ये मेरा व्यू है, आपको याद कराने के लिए मैं जोड़ रहा हूँ। यानी अप्रैल के महीने में 1952 में दोनों की संरचना हुआ था, 3 अप्रैल को राज्यसभा का और जो है लोकसभा का 17 अप्रैल को। ये डेट आप याद रखिएगा। ठीक है, मेरी टीम द्वारा आपके एग्जाम में जो कुछ भी आए छूटे मत। मैं पूरे कोर्स की गारंटी तो नहीं देता कि पूरा मैं आ जाएगा, लेकिन ये हम जानते हैं कि मेरे 10-12 वर्षों के अनुभव द्वारा ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिस एग्जाम में पढ़ाए हुए सीधे 9 आए। कारण क्या है कि तथ्यों का विश्लेषण बहुत ही गहराई से हम लोग करते हैं, पूरे साल भर को सिलेबस को देखते हुए, और जो है टीम द्वारा ये बनाई जाती है। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ऐसे देख लीजिएगा उनको। सबसे पहले हम लोग संसद के विषय में जाने कि देखिए पुराना संसद भवन और ये नया संसद भवन जो बन रहा है, काफ़ी ये आप देखेंगे पॉलिटिकल सिस्टम रहा और इस पे न्यूज़ आ रहा होगा। चूँकि हम लोग राजनीति से कोई मतलब नहीं है, हम लोग के एग्जाम में इन दोनों से प्रश्न क्या आ सकते हैं इससे मतलब है। तो देखिए सबसे पहले चर्चा करते हैं पुराने संसद भवन का। ये है पुराना संसद भवन जो 1921 में बनना शुरू हुआ था, 1927 में बन के तैयार हुआ। एग्जाम में प्रश्न आता है कि संसद भवन में बैठने वाला प्रथम भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड इरविन। लॉर्ड तो नहीं कहेंगे, वो लॉर्ड मतलब भगवान है, हम लोग लॉर्ड कभी नहीं कहेंगे, इरविन कहेंगे, वायसराय इरविन कह सकते हैं हम लोग। और इसके विषय में क्या क्या प्रश्न आ सकता है देखा जाए। सबसे पहली बात आ सकता है कि भारत में प्रथम परिसीमन, याद रखिएगा भारत में चूंकि प्रथम परिसीमन आयोग का गठन 1952 में हुआ था, ये पॉइंट नोट कर दिया गया था। जो कुछ भी हो, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली
यानी याद रखिएगा, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हो, ये 12 दिसंबर 1911 को घोषणा हो गया था। आपके एग्जाम में आएगा कब बन गया, कब घोषणा हुआ। तो भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली की घोषणा 1911 में, इससे भी काम चल जाएगा, डेट नहीं याद करेंगे तो। और 1 अप्रैल 1912 को भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बन गई, ये आपको डेट याद रखना है। यानी आपके एग्जाम में पूछेगा दिल्ली भारत की राजधानी बड़ी, घोषणा कब हुआ, तो 11 में, ठीक है। और कब बना, 12 में, ठीक है। डेट लिखवा दिया हमने 1 अप्रैल 1912 को। अब ये एग्जाम में आ सकता है कि जो है इस समय भारत के गवर्नर, यानी कलकत्ता से दिल्ली राजधानी परिवर्तन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो हार्डिंग द्वितीय थे। याद देखिएगा, यही हार्डिंग द्वितीय जिनके ऊपर चांदनी चौक में बम फेंका गया था, यही हार्डिंग द्वितीय जिन्होंने दिल्ली दरबार लगाया था, और यही हार्डिंग द्वितीय जिन्होंने बंगाल विभाजन को क्या किया था, रद्द जो हुआ था उसको रद्द कर दिया था, ठीक है। उसके बाद डलहौजी, चौथा पॉइंट देखेंगे, डलहौजी ने भारत की राजधानी गर्मी में शिमला कर दिया, यानी भारत की राजधानी जो है शिमला कर दिया गया। और यही डलहौजी, कौन डलहौजी, जो भारत में रेल डाक तार लाए, यही डलहौजी जो भारत में वुड डिस्पैच लाए 1854 में, यही डलहौजी जो भारत में हड़प की डाक टाइम ऑफ लैप्स लाए, यही डलहौजी जिन्होंने 1854 में रुड़की विश्वविद्यालय की स्थापना किया, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम यही लाने वाले थे। उसके बाद कैनिन आ गए, ठीक है। आपसे संबंधित एग्जाम में प्रश्न आएगा, संसद भवन का निर्माण का कार्य पूरा हुआ, पूरा कब हुआ ये पूछेगा, कब पूरा हुआ, 1927 में पूरा हुआ, और इरविन के समय पूरा हुआ। इरविन इसमें बैठने वाले प्रथम थे। लेकिन कितने पैसे में तैयार हुआ, ये चूंकि एग्जाम में नहीं आएगा, 83 लाख रुपए में लगभग तैयार हुआ था, और वर्तमान में 1200 करोड़ रुपए की लागत लगी है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, संसद में, यानी कहा जाए ये जो संसद भवन है 64 योगिनी मंदिर, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, 64 योगिनी मंदिर के आकृति से प्रेरित है, और जिसको ये बनाया गया था। और ये प्रश्न आ सकता है कि इसके वास्तुकार कौन थे, तो इसके वास्तुकार जो है एडविन लुटियन और हर्बर्ट ब्रेकर थे, याद रखिएगा। इसके वास्तुकार कौन थे, एडविन लुटियन और हर्बर्ट ब्रेकर। और आपके एग्जाम में आएगा कि जो नया संसद भवन बन रहा है वो किस मंदिर से प्रेरित है, तो वो विजय मंदिर से प्रेरित है, याद रखिएगा, वो भी मध्य प्रदेश में है, विजय मंदिर से प्रेरित है। 1200 रुपए लागत लगा है, और उसके वास्तुकार कौन है, विमल पटेल हैं, विमल पटेल हैं। किस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, तो टाटा प्रोजेक्ट को काम दिया गया था, ठीक है। कब उसका आधारशिला रखा गया, वैसे 1 अक्टूबर 2020 आता है, लेकिन आप 10 दिसंबर वाला डेट याद रखेंगे। तो ये जो है संसद भवन के विषय में आपकी एग्जाम में इससे अधिक मेरे हिसाब से प्रश्न नहीं आना चाहिए, जो था हमने नोट करा दिया, अब इसको देख लीजिएगा, इंग्लिश में है ये। अब हम लोग आते हैं नए संसद भवन की चर्चा करेंगे। नए संसद भवन वर्तमान 2023 में एक नए संसद भवन नई दिल्ली में केंद्रीय विस्टा पुनर्विकास परियोजना के अंतर्गत निर्माणाधीन है। इसका शिलान्यास 10 दिसंबर 2020 को जो है रखा गया। वैसे न्यू इसकी 1 अक्टूबर 2020 को रखा गया, लेकिन शिलान्यास की बात करेंगे तो 10 दिसंबर 2020 को रखा गया। और नए संसद भवन का उद्घाटन हमने यहाँ जानबूझ के डैश डैश दे दिया, क्योंकि उद्घाटन से पहले मैं ये क्लास ले रहा हूँ, लेकिन उद्घाटन का डेट जो है मीडिया द्वारा ये मालूम चल रहा है कि 28 मई 2023 को इसका उद्घाटन होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, अगर चेंज हो तो आप देख लीजिएगा इसको, क्या लिखे यहाँ पे, 28 मई 2023 का दिन, याद रखिएगा। चाहे हम किसी जाति धर्म के हों, किसी भी पार्टी के हों, हम लोग के लिए गौर की बात है कि हम लोगों ने जो है बिल्कुल हाईटेक टेक्नोलॉजी का जो है ये बना दिया, ठीक है, भारत ने बना दिया, गौर की बात है, इसका विरोध मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जिस पर 1200 करोड़ की लागत हुआ, जिस पर 1200 करोड़ का लागत हुआ, जिसके वास्तुकार विमल पटेल हैं, कौन है, विमल पटेल हैं। यह परियोजना टाटा प्रोजेक्ट को प्रदान किया गया। नया संसद भवन विजय मंदिर, बताए थे आपको, मध्य प्रदेश में है, विजय मंदिर की आकृति से प्रेरित है। अब प्रश्न ये आता है कि सेंट्रल विस्टा क्या है, आपके दिमाग में अगर आ रहा होगा सेंट्रल विस्टा क्या है, तो उसके विषय में चर्चा कर लें। दिल्ली में इंडिया गेट से लेकर जो रास्ता राष्ट्रपति भवन तक जाता है, उस पूरे केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र के इलाके को सेंट्रल विस्टा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जो पुनर्जीवित करने के लिए चल रही पुनर्विकास परियोजना है। 2026 तक लोकसभा में लगभग 888 सीट, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, और राज्यसभा में 384 सीट की आवश्यकता हो सकती है।
आप जानते हैं लोकसभा राज्यसभा की सीटों में 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक वैसे ही कि SC/ST के आरक्षण में 2030 तक कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यानी 26 के बाद जो है लोकसभा राज्यसभा के सीटों का जो है विस्तार हो सकता है। विस्तार होने का आधार क्या बताया गया था कि भारत की जनसंख्या, और ये किस आधार पर चल रही है, तो 1971 के आधार पर चल रही है। इसलिए कहा जा रहा है कि 26 के बाद भारत में लोकसभा की सीटें 888 और राज्यसभा की सीटें 384 होगी। जिनको भी राजनीति में इंटरेस्ट है और जिनका सपना है कि मैं विधायक बन जाऊं, जो है राज्यसभा सदस्य बन जाऊं, या मैं जो है लोकसभा सदस्य बन जाऊं, सांसद बन जाऊं, तो आप क्या करिए, आपके लिए बड़ा अच्छा मौका आ रहा है। 2-3 साल और वेट करिए, एग्जाम निकालिए, नहीं निकलेगा तो वो रास्ता बना है। यानी बहुत ज़्यादा सीटें निकलेंगी, कहीं कहीं से 888 सीटों में से कहीं कहीं एक सीट आप पा सकते हैं। ठीक है, ये मेरा एक विचार है। मैं तो कहूँगा इसी परीक्षा में निकाल लीजिए। राजा एग्जाम है, राजा आपका UPSC, इससे बढ़िया शानदार जानदार सैलरी और शान शौकत नहीं मिलेगा, समझ लीजिए। उसके बाद आते हैं हम लोग इंग्लिश है ये। अब आते हैं, देखिए हमारी टीम द्वारा एक टेस्ट पेपर तैयार किया गया था, नए लोग हैं उन लोग के लिए बता दूं, और यह टेस्ट पेपर 999 रुपए का है। इसकी वैलिडिटी जब तक एग्जाम ना हो जाए 51 का UPSC का, तब तक अभी इसमें टेस्ट पर डे हो रहा है। ये टेस्ट पोर्टल बनाया गया है, लेकिन जो है टीम की तरफ से फ्री क्या दिया गया है देखेंगे आप। फ्री है PDF नोट्स हिंदी इंग्लिश में, मॉडल पेपर टेस्ट है, सिलेबस वाइज टेस्ट है, ग्रुप वाइज टेस्ट है, सालवर्ड पेपर है, 6 यूनिट टेस्ट है और टेस्ट वैलिडिटी एग्जाम तक है, और ग्रुपिंग टेस्ट होता है। आप रैंक देख सकते हैं क्या रैंक है, कितनी GS आपकी तैयारी है, और 5 बजे होता है। जिनको रैंक में आना हो 5 भेज देंगे, 5 या 5:15 के बीच में, यानी 15 मिनट में 30 क्वेश्चन उनको हल करना होगा। अगर जो नहीं दे पाते हैं बाद में कभी भी दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं राज्यसभा। दूसरा पॉइंट, राज्यसभा और लोकसभा में अंतर क्या है, देखेंगे अंतर क्या है राज्यसभा लोकसभा में। तो राज्यसभा यानी सदन की अगर चर्चा करें तो राज्यसभा अनुच्छेद 80 और एक लोकसभा 81 में है। यानी राज्यसभा को उच्च सदन, द्वितीय सदन, अस्थायी सदन और अविघटित सदन के नाम से जाना जाता है। लोकसभा को निम्न सदन, प्रथम सदन, देखिए यही डाउट होता है। यानी लोकसभा निम्न सदन है लेकिन है प्रथम सदन, और राज्यसभा उच्च सदन है लेकिन क्या है, द्वितीय सदन है। उसके बाद लोकसभा क्या है, निम्न सदन, प्रथम सदन, अस्थायी सदन, विघटित सदन, या सबसे लोकप्रिय सदन, या जनता का सदन कह सकते हैं। उसके बाद कार्यकाल क्या है, राज्यसभा का 6 वर्ष और लोकसभा का 5 वर्ष। न्यूनतम उम्र राज्यसभा का कितना है, 30 वर्ष, और इसमें क्या है 25 वर्ष। त्यागपत्र 2 वर्ष बाद 1/3 लोग दे देते हैं और इसमें 5 वर्ष बाद देते हैं। इसकी चर्चा एक बार हमने इंट्रोडक्शन में किया था, फिर यहाँ डिटेल करने जा रहे हैं। इसको दोबारा इस चार्ट पर लाए थे हम। देखिएगा सीट कितना है, सीट में 2 दिखाया जा रहा है कि 238-12। आप सीधे सीधे देखिए, बहुत ज्यादा आपको एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन इस सेक्शन से आएंगे, तो आप बहुत ज्यादा PhD नहीं करना, सिंपल सा सीट बता दूं मैं आपको, ये याद रखिएगा। यानी 233-12 ये आप याद रखिएगा। ठीक है, कुल कितना है 245, और यानी केंद्र शासित प्रदेश से कितना 12 और 233 राज्यों से। उसके बाद लोकसभा का सीट कितना है 524-19, ये याद रखिएगा, ये प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में से। उत्तर प्रदेश में सीट राज्यसभा का कितना है 31 और लोकसभा कितना है 80। उसके बाद अध्यक्ष, राज्यसभा के अध्यक्ष को क्या कहते हैं, सभापति। ठीक है, और उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं। वोटिंग कौन करते हैं, वोटिंग अप्रत्यक्ष से विधायक करते हैं, किसका, राज्यसभा के सदस्यों का, और लोकसभा के सदस्यों का जनता करती है। सेम उसी तरह जो है राज्यों में विधान परिषद और विधानसभा है। आपको बताया गया था भारत में 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। 6 राज्य कौन है, जोड़ा देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के बगल में बिहार, महाराष्ट्र के बगल में नीचे कर्नाटक, और तेलंगाना के बगल में आंध्र प्रदेश। यानी 6 राज्यों में विधान परिषद है और बाकी राज्यों में नहीं है। बाकी सभी राज्यों में क्या है, अनिवार्य रूप से विधानसभा होता है। तो यहाँ हम चर्चा करेंगे कि विधान परिषद, देखिएगा विधान परिषद का गठन 169 में है आर्टिकल, और संरचना 171 में है, ये आप याद रखिएगा। विधानमंडल जो है भाग 6 में इसका वर्णन है और 168 में इसका वर्णन है। विधानसभा का 170 में वर्णन है। विधानसभा को देखिएगा, विधान परिषद को उच्च सदन, द्वितीय सदन, अस्थायी सदन, अविघटित सदन कहा जाता है, और विधान सभा को निम्न सदन, प्रथम सदन, अस्थायी सदन, विघटित सदन के नाम से जाना जाता है। सेम वैसे जो राज्यसभा में है, विधान परिषद का आप देखेंगे कितना होता है कार्यकाल, 6 वर्ष और इनका 5 वर्ष। फिर देखेंगे विधान परिषद का 30 वर्ष न्यूनतम उम्र, इनका 25 वर्ष,
और यहाँ आप देखेंगे कि सीट के जो है हर 2 वर्ष बाद सेम राज्यसभा की तरह 1/3 सदस्य त्यागपत्र दे देते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो विधान परिषद की 100 सीटें हैं और विधानसभा की 403 धन 1 सीटें हैं। एग्लो इंडियन को अब हटा दिया गया है, याद रखिएगा। उसके बाद 100 सीटें हैं और 403 वर्तमान में सीटें हैं। 6 राज्यों में है और ये सभी राज्यों में अनिवार्य है। इसके सभापति कहते हैं और ये जो है विधानसभा अध्यक्ष जो कहते हैं। इनको जो है वोटिंग 5 लोग देते हैं और इनको वोटिंग जो है जनता देती है। ठीक है, इंग्लिश है इसकी, देख लीजिएगा। सीट के विषय में ये चार्ट है, आप इस ठीक से याद रखिएगा। याद क्या करना है, मैं जो बता रहा हूँ ये देख लीजिएगा, इससे ही प्रश्न उठाएंगे। ये बदला हुआ है, प्रश्न उठाएंगे। ठीक है, टोटल देख लीजिएगा, ये नहीं देखेंगे तो काम चल जाएगा आपका। उसके बाद वर्तमान सीट वाला देख लीजिएगा, ये आपसे प्रश्न उठाएंगे एग्जाम में। ये जरूर देख लीजिएगा जम्मू कश्मीर का, यहाँ भी देख लीजिएगा जम्मू कश्मीर का राज्यसभा में कितनी सीट है, लद्दाख का कितना सीट है, तो लद्दाख का सीट नहीं है, याद रखिएगा। ये प्रश्न आ सकता है। इधर भी लोकसभा में आप देख लेंगे जम्मू कश्मीर की कितनी सीटें हैं, 5 सीटें हैं। लद्दाख कितनी है, 1 सीटें हैं। इससे आपका काम चल जाएगा। ठीक है, अभी हमने चर्चा किया उत्तर प्रदेश में विधानमंडल का 100 और इधर क्या होगा 403। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि 104 संविधान संशोधन 2019 में अनुच्छेद 334 में संशोधन करके जो है लोकसभा और विधानसभाओं में एग्लो इंडियन सीट को जो है 25 जनवरी 2020 को समाप्त कर दिया गया। एग्लो इंडियन बताया गया था, पितृपक्ष से पिता और मातृपक्ष से माता से उत्पन्न जो पुत्र होगा उसे ही या पुत्री होगी उसे ही एग्लो इंडियन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अब हम लोग चर्चा करेंगे तीसरा, संसद संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, यहाँ से मेन क्लास शुरू होता है। संसद संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य देखिएगा। विभिन्न देशों के संसद का नाम निम्न है। नेपाल के संसद को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय पंचायत। पाकिस्तान के संसद को मजलिस ए शूरा और अफगानिस्तान को शोरा। चीन को राष्ट्रीय जन कांग्रेस। रूस के संसद को ड्यूमा। इजराइल के संसद को नेसेट। जापान के संसद को डायट। ब्रिटेन के संसद को पार्लियामेंट। यूएसए के संसद को कांग्रेस। ईरान के संसद को मजलिस। बांग्लादेश के संसद को जातीय संसद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक शब्द कभी कभी एग्जाम में आ सकता है, एक शब्द है प्रत्याह्वान व्यवस्था। याद रखिएगा, प्रत्याह्वान व्यवस्था क्या होता है, इसी को इंग्लिश में रिकॉल सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है, जो वर्तमान में स्विट्जरलैंड में लागू है। यानी जनता क्या करती है, चुन को भेजती है अपने नेता को, और नेता को जब चाहे एक रूल ऐसा बन जाए कि भेजे और जनता मिल जाए तो उसको वापस भी कर ले। इसी को रिकॉल सिस्टम के नाम से जाना जाता है। देखेंगे प्रश्न आ सकता है, प्रत्याह्वान व्यवस्था के अंतर्गत जनता को अपने प्रतिनिधियों को चुनने तथा वापस बुलाने का भी अधिकार है, जो वर्तमान में स्विट्जरलैंड में है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने भारत में दल विहीन लोकतंत्र और प्रत्याह्वान रिकॉल सिस्टम की मांग किया था। आपके एग्जाम में आ सकता है कि रिकॉल सिस्टम की मांग भारत में किसने किया था। आप क्या आंसर लगाएंगे, लोक नारायण जयप्रकाश। ठीक है, इंग्लिश सही है। नेक्स्ट देखते हैं, संसद के विषय में तीसरा पॉइंट क्या है, संसद की जननी, संविधान की जननी, संविधान का मैग्ना कार्टा, सर्वप्रथम राजनीतिक दल का उदय ब्रिटेन में हुआ। याद रखिएगा, ब्रिटेन को ही इंग्लैंड कहते हैं, इसी को यूके कहते हैं। इसकी राजधानी क्या है, लंदन। किस नदी किनारे है, तो टेम्स नदी के किनारे है। चौथा पॉइंट क्या है कि भारत में राज्यसभा की संरचना 3 अप्रैल 1952 को हुआ। भारत में लोकसभा की संरचना 17 अप्रैल 1952 को हुआ। भारत की पहली निर्वाचित सदस्य 6 मई 1952 को हुआ। और भारत की संसद अनुच्छेद 79 के निम्नलिखित 3 अंग हैं। कौन कौन, राष्ट्रपति का वर्णन आर्टिकल 52 में, राज्यसभा 80 में और लोकसभा 81 में। आठवां पॉइंट क्या है कि संसद में राष्ट्रपति 12 लोगों को मनोनीत करता है। नौवां पॉइंट क्या है, राष्ट्रपति संसद के सत्र, सत्रावसान और लोकसभा के विघटन आदि करता है। इसके पहले क्लास में डिटेल बता दिए थे, जो लोग 9 देखे हो देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद संसद के दोनों सदनों का सत्र राष्ट्रपति बुलाते हैं। 2 सदनों के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। एक वर्ष में 3 सत्र बुलाए जाते हैं। पहला बजट सत्र या ग्रीष्मकालीन सत्र, यही सबसे बड़ा होता है, जो फरवरी मार्च में होता है। याद रखिएगा, फरवरी मार्च में। दूसरा मानसून सत्र, ये जुलाई में होता है, जुलाई से अगस्त तक। और शीतकालीन सत्र ये नवंबर दिसंबर में होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग 13वां पॉइंट पे, किसी भी संसद भवन या विधानमंडल के सदस्य की सदस्यता। ठीक है, किसी भी संसद या विधानमंडल के सदस्य की सदस्यता
तब समाप्त हो सकती है जब वह लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहे, बिना कारण बताए। 14वां पॉइंट, विधेयक विधेयक सरकार या सरकार का कोई मंत्रालय तैयार करता है। विधेयक बताए थे कानून बनने से पहले जो प्रक्रिया होती है उसे विधेयक कहा जाता है, लेकिन जब कानून बन जाता है तो उसे अधिनियम कहा जाता है। और कानून बनता कैसे है बताए थे कि दोनों सभा यानी राज्यसभा लोकसभा और जो है उस पर जो है राष्ट्रपति अपना हस्ताक्षर कर दे तो क्या बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। ठीक है, उसी को विधेयक कहा जाता है। यहाँ देखेंगे कि कानून तब बनेगा जब विधेयक संसद में पास होगा। अभी मैं जो चर्चा किया। 16वां पॉइंट क्या है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद केंद्रीय मंत्री का होता है। 17वां पॉइंट क्या है, विधेयक द्वारा कानून बनने की प्रक्रिया निम्न प्रकार है। पहला सरकारी विधेयक, दूसरा निजी विधेयक या गैर सरकारी विधेयक। इसे ध्यान से पढ़िएगा, पिछली बार आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आया था। ठीक है, देखेंगे सरकारी विधेयक क्या है कि सरकारी विधेयक मंत्रिपरिषद द्वारा 7 दिन पूर्व सूचना देकर सीधे सदन में प्रस्तुत किया जाता है। गैर सरकारी विधेयक या निजी विधेयक क्या है कि संसद का कोई सदस्य मंत्रिपरिषद को छोड़कर, मंत्रिपरिषद क्या है बताया गया था, ठीक है, छोड़कर जब विधेयक लाता है तो उसे निजी विधेयक या गैर सरकारी विधेयक के नाम से जाना जाता है। निजी विधेयक 1 माह पूर्व सूचना देकर सचिवालय में लाए जाते हैं। यदि निजी विधेयक के पारित होने की संभावना सदन पर अध्यक्ष को लगेगी तो ही उसे सदन में लाने के लिए अनुमति होगी। निजी विधेयक या गैर सरकारी विधेयक माह के दूसरे शुक्रवार के दिन आधे घंटे की चर्चा के समय प्रस्तुत किया जाता है। अब देखिएगा डी पॉइंट क्या है कि संसद संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावलियां जो आपके एग्जाम में आ सकती है। देखिए आपका पेपर बहुत कठिन नहीं है, बहुत लोग घबराए हुए हैं कि इतने सेक्शन है कैसे पढ़ें, खूब सिविल की तरह पढ़ रहे हैं, पढ़िए, आप स्वतंत्र हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जो मैं साल भर देखा कि आपको लगभग जो सिलेबस दिया है उस सिलेबस के अनुसार सभी सेक्शन की जानकारी होनी चाहिए। जानकारी होनी चाहिए, मैं कह रहा हूँ पूरी गहरी से जानकारी पीएचडी की तरह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप प्रश्नों का लेवल देखिए बहुत गहराई से नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर के एग्जाम को मैंने देखा, मध्य प्रदेश का देखा, राजस्थान को देखा, उत्तराखंड को भी देखा, और सबसे ऊपर लेवल में आप देखेंगे तो यूपीएचसीएससी का है। तो हर एग्जाम का, हर प्रदेश के एग्जाम लेने के तरीका, लेवल अलग अलग होता है। फिर भी आपको जितनी गहराई से बताया जा रहा है इनफ है, आप देख सकते हैं, अलग से ही पढ़ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल मेरे ऊपर ही डिपेंड रही है, अलग से ही पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। तो प्रमुख शब्दावली के अंतर्गत क्या देखेंगे, प्रश्नकाल। प्रश्नकाल क्या है कि संसदीय कार्यवाही का प्रथम घंटा, यानी संसदीय कार्यवाही का प्रथम घंटा यानी सुबह 11 बजे जब खुलता है, 11 से 12 बजे के बीच के समय को प्रश्नकाल कहा जाता है, जिसमें संसद के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं। और यह प्रश्न 3 प्रकार से पूछे जाते हैं। पहला तारांकित प्रश्न, दूसरा अतारांकित प्रश्न, और तीसरा अल्प सूचना के प्रश्न। प्रश्न यहाँ से आ सकते हैं। तारांकित प्रश्न के विषय क्या होता है, इसका उत्तर मौखिक दिया जाता है। और तारांकित प्रश्न क्या होता है, इसका उत्तर लिखित दिया जाता है। अल्प सूचना के प्रश्न क्या होते हैं, 10 दिन से कम समय में सूचना देकर प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद है शून्यकाल। शून्यकाल क्या होता है, प्रश्नकाल के ठीक बाद शून्यकाल शुरू होता है, जो दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक चलता है। इसमें कार्य की सूची निश्चित नहीं होती। शून्यकाल भारत की देन है। मीडिया द्वारा बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया, जो है शून्यकाल कर दिया। एग्जाम में आ सकता है कि शून्यकाल किस देश से लिया गया है, तो किसी से नहीं लिया गया है। शून्यकाल क्या है, भारत की देन है। बाकी कौन कहाँ से लिया गया आपको बताया गया था। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो अमेरिका से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, तो रूस से लिए गए हैं। तमाम इस चीज को क्रम से आपको लिखवा दिए गए हैं। ठीक है, उसकी चर्चा यहाँ नहीं करेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तीसरा पॉइंट देखिएगा, विश्वास प्रस्ताव। हमेशा सत्ता पक्ष चलाता है, सत्ता का नेता प्रधानमंत्री होता है। और विश्वास प्रस्ताव क्या होता है, हमेशा विपक्ष लाता है। इस प्रस्ताव के पारित हो जाने से सरकार गिर जाती है। सर्वप्रथम पंडित नेहरू के मंत्रिमंडल के खिलाफ जेबी कृपलानी ने अविश्वास प्रस्ताव लाया था। यह आपके एग्जाम में आ सकता है। पांचवा है निंदा प्रस्ताव। सरकार की नीतियों के प्रति खेद प्रकट करना ही निंदा प्रस्ताव कहलाता है। सर्वप्रथम निंदा प्रस्ताव पंडित नेहरू के मंत्रिमंडल के विरुद्ध राम मनोहर लोहिया द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, छठवां शब्दावली क्या है, कोरम या गणपूर्ति। ये क्या होता है, कोरम या गणपूर्ति, किसी भी पार्टी को विपक्षी पार्टी का दर्जा कोरम या गणपूर्ति से प्राप्त होता है, जिसमें कुल सीट 1/10 सीट अर्थात 55 सीट होता है। विधेयक क्या होता है देखेंगे। विधेयक है
कानून बनाने के लिए जो प्रस्ताव संसद में लाया जाता है वह विधेयक होता है। अभी तो चर्चा किया था आपसे, कानून बनाने के लिए जो प्रस्ताव संसद में लाया जाता है वह विधेयक होता है। विधेयक को विधिक बल प्राप्त नहीं होता, परंतु जब वह संसद में पास हो जाता है तो वह अधिनियम का रूप धारण कर लेता है। अधिनियम को विधिक बल प्राप्त होता है। भारतीय संविधान में विधेयक निम्न प्रकार का होता है। पहला साधारण विधेयक, दूसरा धन विधेयक, तीसरा वित्त विधेयक। यानी साधारण विधेयक की चर्चा है आर्टिकल 107 में, धन विधेयक की चर्चा है आर्टिकल 110 में और वित्त विधेयक की चर्चा है आर्टिकल 117 क में। ठीक है, तो हम लोग आते हैं विधेयक के प्रकार को हम लोग देखा जाए। ठीक है, क्या देखा जाए? विधेयक के प्रकार को। पहले विधेयक संबंधित कुछ तथ्यों को देखा जाए, फिर हम लोग देखेंगे विधेयक के प्रकार को। विधेयक संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, तो यहाँ पहले इसको देख लीजिए, विधेयक कितने प्रकार का होगा। तो सबसे पहले विधेयक देखिएगा, साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और विशेष विधेयक ये है। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना चाहिए। ऐसे वीडियो आपको लगातार मिलता रहे तो आपको जो है सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। जो लोग भी अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से न जुड़े हों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वो आप जुड़ सकते हैं। जिनको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना हो तो वो क्या करें, या तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, या जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है इस पर आप हेलो लिख के भेजेंगे तो आपको जो है एक लिंक जाएगा, उससे इंस्टॉल करके आप फ्री में पढ़े, उसमें PDF नोट्स वीडियो देख सकते हैं। अच्छा लगे तो परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ने का क्रम क्या है, 2 मिनट चर्चा कर लें कैसे पढ़ाई हो रही है आपकी। और पढ़ने के लिए हमेशा याद रखिएगा, 40 किताब पढ़ने से लाख गुना अच्छा है एक किताब को 40 बार पढ़िए। किसी भी टॉपर से मिलिए, बात करिए, मैंने मिला, देखा, उम्र मेरी हो गई, कि वो सोर्स बार बार रिपीट करते हैं, आप भी सोर्स को रिपीट करिए। और ये बात बहुत पुरानी, बहुत पहले कही गई थी, एक सदेश सब सदेश, सब सदेश सब जाए। सब कुछ साधने की कोशिश मत करिए, एक ही को साधिए। और सिद्धि भी तब मिलती है जब एक ही मंत्र को बार बार एक ही समय पढ़ा जाता है। सिद्धि मतलब क्या? मंत्र तंत्र पूजा पाठ नहीं, सिद्धि मतलब उस पर तो आप जो कमांड पा लीजिए। यानी एक ही सोर्स को पढ़िए, जो भी सोर्स आपके पास हो। कोई टीचर, कोई कोचिंग अच्छा खराब नहीं होता, अपना सिस्टम खराब अच्छा होता है। सिस्टम से आइए, आपका सिलेक्शन निश्चित है इस बार। ठीक है, और इससे अच्छा मौका तो नहीं मिलेगा। समझ लीजिए, लेट हो रहा है तो क्या हो रहा है, लेट समझ लीजिए हो रहा है तो कछुआ, समझ लीजिए खरगोश, और खरगोश कछुआ बन सकता है रेस में। बहुत अच्छा मौका है, और इसको भुनाइए। लेट हो रहा, तैयारी करिए, जबरदस्त तैयारी करिए, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार खूब उसको पढ़िए, पूरे कोर्स को दोहरा दीजिए। ठीक है, और खूब टेस्ट दीजिए। अभ्यास करने से पूर्णता आती है। प्रश्नों को हल करिए। यहाँ देखेंगे विधेयक के प्रकार में क्या पढ़ेंगे हम लोग, साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और विशेष विधेयक की चर्चा हम लोग करेंगे। और साधारण विधेयक आर्टिकल 107 में है। संयुक्त अधिवेशन याद रखिएगा 108 में है। क्या होता है अभी हम बताएंगे, चर्चा करेंगे। धन विधेयक 110 आर्टिकल में है। वित्त विधेयक जो है आर्टिकल 117 1 में है, याद रखिएगा। वित्त विधेयक 2 आर्टिकल 117 3 में है। उसके बाद विशेष विधेयक संविधान संशोधन 368। ठीक है, तो आइए इसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। इसकी हेडिंग भी करेंगे, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, पहले इसकी चर्चा कर लें कि विधेयक संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अब देखिएगा, साधारण विधेयक, वित्त विधेयक, विशेष विधेयक दोनों सभा में, यानी राज्यसभा लोकसभा दोनों में पेश होता है। याद रखिएगा कौन कौन, साधारण, वित्त और विशेष। लेकिन धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश होता है। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। राष्ट्रपति की अनुमति से धन विधेयक पारित होता है। कई बार एग्जाम में अक्सर आता है। धन विधेयक की पहचान लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। धन विधेयक 14 दिन के लिए राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा के बाद धन विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है, जिस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होते हैं। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करने का क्रम निम्नलिखित है। लोकसभा यानी संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाएंगे, राष्ट्रपति बुलाएंगे, तो उसके अध्यक्ष कौन रहेंगे, तो लोकसभा अध्यक्ष होंगे। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष न हो तो फिर कौन होंगे, लोकसभा उपाध्यक्ष। लोकसभा उपाध्यक्ष भी न हो तो कौन होंगे, तो राज्यसभा के उपसभापति। अब प्रश्न यह आता है कि संयुक्त अधिवेशन क्यों बुलाया जाएगा, जब गतिरोध हो जाए, दोनों सभा में गतिरोध हो जाए, तो उस कंडीशन में जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। अभी आगे उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, या ऐसे समझ लीजिए, सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि लोकसभा कुछ कहे राज्यसभा न माने, या राज्यसभा कुछ कहे लोकसभा न माने, दोनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो राष्ट्रपति को तुरंत संयुक्त अधिवेशन बुलाना पड़ता है। ऐसा भारतीय इतिहास में मात्र 3 बार हुआ है। उसकी चर्चा अभी हम लोग आगे करेंगे। अब यहाँ 8वां पॉइंट देखिएगा, कैबिनेट सचिव सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है। यूपीएससी याद रखिएगा, यूपीएससी का अध्यक्ष भी कैबिनेट सचिव होता है।
संयुक्त अधिवेशन धन विधेयक और संविधान संशोधन पर नहीं होता है, याद रखिएगा। यानी संयुक्त अधिवेशन धन विधेयक और संविधान संशोधन पर नहीं बुलाया जा सकता। संविधान संशोधन पर राष्ट्रपति द्वारा वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं हो सकता। वीटो शक्ति बताए थे, वीटो शक्ति क्या होता है, जो है राष्ट्रपति, भारतीय संविधान इस पर मौन है कि जो है विधेयक पर राष्ट्रपति कब साइन करे, कितने दिन में करे, तो इस पे मौन है। इसी को वीटो पावर कहते हैं, जिसका प्रयोग ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। यानी जो डाक अधिनियम स्वर्गीय राजीव गांधी के समय आया था, वो जो है रख दिए थे राष्ट्रपति, और वो उस पर कहते हैं कि पॉकेट वीटो का वो प्रयोग किए थे। ठीक है, चर्चा किया जा चुका था। एक ग्रामर देखिएगा, संविधान संशोधन पर राष्ट्रपति द्वारा वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं हो सकता। अधिकतर कानून संसद द्वारा ही बना लिया जाता है, लेकिन जो कुछ कानून संगठनात्मक मूल्यों को प्रभावित करने वाला होता है, उसे आधे राज्यों के समर्थन का भी आवश्यकता पड़ता है। अब हम लोग देखेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे कि 3 विधेयक, 1, 2 और 3, ये विधेयक के बाद हम लोग इसको जो है इस क्लास को समाप्त करेंगे। सबसे पहले साधारण विधेयक देखिएगा। साधारण विधेयक क्या होता है? साधारण विधेयक में राष्ट्रपति अनुशंसा की आवश्यकता नहीं पड़ती। साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में सर्वप्रथम लाया जा सकता है। प्रथम सदन से पारित होने के बाद वह विधेयक द्वितीय सदन को भेजा जाता है। यदि द्वितीय सदन उस विधेयक पर निम्नलिखित 3 प्रकार का व्यवहार करता है, देखिएगा जो मैंने गतिरोध की बात किया, 3 प्रकार का व्यवहार क्या करेगा द्वितीय सदन, यानी राज्यसभा या लोकसभा में से कोई भी देखिएगा। जैसे यदि द्वितीय सदन विधेयक को अस्वीकार कर दे। दूसरा, यदि द्वितीय सदन विधेयक को संशोधन करे जिससे कि प्रथम सदन सहमत न हो। तीसरा, यदि द्वितीय सदन विधेयक को 6 माह विलंब कर दे तो, तीसरा पॉइंट, तो ऐसे विधेयक पर गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। गतिरोध को दूर करने के लिए राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, जिसकी अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष बनते हैं। पूरी कोशिश किया गया टीम द्वारा कि लैंग्वेज को आसान कर दिया जाए, ताकि जो अन्य छात्र भी हैं आर्ट के, साइंस के, जो संस्कृत के, जिनको जीएस का बहुत कठिन लगता है, सभी यूनिट 6 यूनिट में भी आपको आसान लगेगा। ऐसा नहीं है, सभी यूनिट पढ़ाया जाएगा। इत्मीनान से समय दीजिए और आप सभी यूनिट आपको समझ में आने वाला है। अब शुरू हो गया है तो शुरू हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन क्या होता है देखिएगा। संयुक्त अधिवेशन 3 बार ही लगा है, जो निम्न है। पहला, दहेज निरोधक अधिनियम 1961 में लगा, उस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। दूसरा, बैंकिंग सेवा आयोग अधिनियम लगा, 1978 में लगा, उस समय प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई थे। और तीसरा, आतंकवाद निवारक अध्यादेश लगा, जिसे पोटा भी कहते हैं, 2002 में लगा, और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। ठीक है, नोटा 2002 में बना और 2004 में समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, दूसरा, धन विधेयक। धन विधेयक क्या देखेंगे। धन विधेयक की प्रक्रिया अनुच्छेद 109 और धन विधेयक की परिभाषा देखिएगा 110, दोनों पॉइंट नोट कर लीजिएगा। प्रक्रिया की बात करेगी तो क्या लगाएंगे 109, और परिभाषा की बात करेगा तो 110 लगाएंगे। धन से संबंधित विधेयक को धन विधेयक कहा जाता है। संचित निधि को प्रभावित करने वाला बिल धन विधेयक होता है। धन विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में राष्ट्रपति की अनुमति से लोकसभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर करके धन विधेयक को प्रमाणित करके राज्यसभा को भेज दिया जाता है। यदि 14 दिन के अंदर राज्यसभा उसका हस्ताक्षर नहीं करता है उस विधेयक पर, तो लोकसभा उसे पारित घोषित कर देगा। अर्थात धन विधेयक पर राज्यसभा एक विलंबकारी सदन है, या यूं कह सकते हैं कि धन विधेयक जो है लोकसभा से जब राज्यसभा में भेजा जाता है तो एक कोरम होता है, एक जो है फॉर्मेलिटी कह सकते हैं, ऐसे होता है। ठीक है, उसके बाद जब दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति उसे अनुमति दे सकता है या रोक सकता है। राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। और तीसरा लास्ट पॉइंट है वित्त विधेयक। धन विधेयक की विषय वस्तु के साथ जब साधारण विधेयक जोड़ दिया जाता है तो उसे वित्त विधेयक कहा जाता है। वित्त विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, पहला अनुच्छेद 117 का और दूसरा अनुच्छेद 117(3). वित्त विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से लोकसभा में पारित होने के बाद फिर राज्यसभा में भेजा जाता है। विधेयक पर राज्यसभा द्वारा गतिरोध खड़ा करने पर विधेयक नष्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चौथा, विधेयक को नष्ट होने से बचाने के लिए राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा। विधेयक दोनों सदनों में पारित हो जाता है
तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य नहीं है। वह अनुच्छेद 111 के तहत 3 प्रकार से व्यवहार करेगा। ये बताया जा चुका है। 5वां पॉइंट है धन विधेयक को राज्यसभा में 14 दिन जबकि वित्त विधेयक को 6 माह विलंब कर सकेगा। धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन संभव नहीं है जबकि वित्त विधेयक पर संभव है। नेक्स्ट देखेंगे, धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता जबकि वित्त विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। बाकी इसके बाद की क्लास में आपको दिया जाएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। जो लोग लाइक न किए हो लाइक कर दीजिए, जो लोग सब्सक्राइब न किए सब्सक्राइब कर लीजिए और फीडबैक जरूर दीजिएगा ताकि और सुधार के साथ आपको नए वीडियो, इसके आगामी वाले वीडियो दिए जाए ताकि अधिक से अधिक बच्चों को लाभ हो। वीडियो अच्छा लगे शेयर लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।